कक्षा 11 समाजशास्त्र चैप्टर नंबर 2 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था का अंतिम भाग। इसको 3 भागों में मैंने विभक्त कर रखा है, अर्थात तीसरा भाग है नगरीय क्षेत्र में सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक परिवर्तन। यह सर्वविदित है कि नगर अपने आप में बेहद प्राचीन है। ये प्राचीन समाज में भी नगरवाद जनसमूह के एक बड़े भाग की जीवन पद्धति के रूप में आधुनिक घटना है। आधुनिक काल से पहले व्यापार, धर्म तथा युद्ध कुछ महत्वपूर्ण कारक थे जो सब नगरों की महत्ता और स्थिति तय करते थे। ऐसे नगर जो मुख्य व्यापार मार्ग अथवा पतन और बंदरगाहों के किनारे बसे थे, प्राकृतिक रूप में लाभ की स्थिति में थे। इसी प्रकार वह नगर जो सामरिक दृष्टि से बेहतरीन रूप में स्थित थे। आखिर में धार्मिक स्थल अपनी संख्या में भक्तों का आकर्षित करते थे और इस प्रकार नगर अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। भारत में भी रोगों की जांच करते हुए चिकित्सक की तस्वीर देखें आप। भारत में भी प्राचीन नगरों के उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा मध्यकालीन व्यावसायिक नगर तेजपुर अथवा कोझिकोड, पहले कालीकोट नाम से जाना जाता था, जो उत्तरी केरल में अरब महासागर पर स्थित है। हमारे पास मंदिर, नगरों तथा धर्म स्थानों के कई उदाहरण हैं। जैसे स्थान में अजमेर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, बनारस तथा काशी के नाम से भी जाना जाता है, तथा तमिलनाडु में मदुरई। जैसा कि समाज शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि नगरीय जीवन तथा आधुनिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वास्तव में प्रत्येक को दूसरे की अंतर अभिव्यक्ति माना जाता है। हालांकि यहाँ बहुत अधिक तथा सघन जनसंख्या निवास करती है। चूँकि इतिहास में जन राजनीति के स्थल के रूप में जाने जाते हैं, नगर को आधुनिक व्यक्ति का प्रभाव क्षेत्र भी माना जाता है। अज्ञानता तथा सुविधाओं का सम्मिश्रण तथा साथ ही एक ऐसी संस्था जिसे बड़ी संख्या में लोग अपना सके, नगर व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए अंतहीन संभावनाएं प्रदान करता है। गांव जहां व्यक्तिवादिता को हतोत्साहित करता है तथा अधिक दे नहीं सकता, नगर व्यक्ति का पोषण करता है। यद्यपि अधिकांश कलाकारों, लेखकों तथा मनीषियों ने जब नगर को व्यक्ति का स्वर्ग कहा तो वे गलत नहीं थे, लेकिन यह भी सत्य है कि स्वतंत्रता तथा अवसर केवल कुछ व्यक्तियों को ही प्राप्त है। उपयुक्त तरीके से केवल सामाजिक तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त अल्पसंख्यक के विलासी पूर्ण रूपेण उन्मुक्त तथा संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। अधिकतर व्यक्ति जो नगरों में रहते हैं बाध्यताओं में ही सीमित रहते हैं, उन्हें सापेक्षिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं होती है। पर ये सामाजिक तथा आर्थिक बाध्यताएं विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों की सदस्यता द्वारा लगाई जाती हैं, जैसा कि आप पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं। नगर में समूह पहचान के विकास को प्रतिपादित करते हैं, जो विभिन्न कारकों जैसे प्रजाति, धर्म, निर्जाति, जाति, प्रदेश तथा समूह प्रत्येक कस्बे के शहरी जीवन का पूर्ण प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में कम स्थान में अत्यधिक लोगों का जमाव पहचान को और तीव्र करता है, उन्हें अस्तित्व, प्रतिरोध तथा दृढ़ता की रणनीति का अभिन्न अंग बनाता है। नगरों तथा कस्बों के अधिकांश महत्वपूर्ण मुद्दे तथा समस्याओं का संबंध स्थान के प्रश्न से जुड़ा है। जनसंख्या का उच्च घनत्व स्थान के अधिक मूल्य पर अत्यधिक जोर देता है। छोटे भाई बहन की देखभाल करती हुई बालिका, आप ये देखें, ग्रामीण परिदृश्य का यह सीन, हालांकि इस तरह की शहरी बस्तियों में भी आपको मिल जाएगा। शहर का एक व्यावसायिक केंद्र, इस तस्वीर को देखें किस प्रकार से एक मॉल की तस्वीर है जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ एकत्रित हैं। कपास के खेत में काम करती हुई महिलाएं, इसको देखिए आप, कपास निकालती हुई। कि स्थान पर बहुत जटिल समस्या उत्पन्न करता है। नगरीय सामाजिक व्यवस्था का प्राथमिक कार्य है कि नगर की स्थानिक जीवन क्षमता की आश्वस्त करे। इसका अर्थ है कि संगठन तथा प्रबंधन कुछ चीज़ों को जैसे निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन उपलब्ध करा सके, ताकि कर्मचारियों की बड़ी संख्या को कार्यस्थल से लाया और ले जाया जा सके। आवासीय, सरकारी अथवा औद्योगिक भूमि उपयोग क्षेत्र के सहअस्तित्व की व्यवस्था तथा अंत में जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुलिस, जन सुरक्षा तथा कस्बे के शासन पर नियंत्रण की आवश्यकता। इनमें से प्रत्येक कार्य अपने आप में एक बृहद उपक्रम है तथा योजना क्रियान्वित और रखरखाव को दुर्जेय चुनौती देता है, इसे और जटिल बनाते हैं। वे कार्य जो समूह, निर्जातीयता, धर्म, जाति इत्यादि के विभाजन
तथा तनाव से न केवल जुड़े बल्कि सक्रिय भी होते हैं। जैसे कस्बे में आवास का प्रश्न अपने साथ कई नई समस्याएं लाता है। गरीबों के लिए आवास की समस्या, बेघर तथा सड़क पर चलने वाले लोग इस प्रक्रिया को जन्म देते हैं, जो सड़कों, फुटपाथों, पुलों तथा फ्लाईओवर के नीचे खाली बिल्डिंग तथा अन्य खाली स्थानों। नगरीय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के यातायात आप देखें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें और सड़कों से गाड़ियों का आना जाना। नगर में खरीदारी देखें, विभिन्न प्रकार की दुकानें और दुकानों पर लोगों का पहुंचना और खरीदारी करना। पर रहते तथा जीवन यापन करते हैं। यह इन बस्तियों के जन्म का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। जब कार्यालयीय परिभाषा भिन्न हो सकती है। एक बस्ती में भीड़ भाड़ तथा घिच पिच वाली रिहायशी इलाका होता है, जहाँ जन सुविधाओं, सफाई, पानी, बिजली इत्यादि का अभाव तथा घरों के निर्माण में प्लास्टिक की चादर तथा कार्डबोर्ड से लेकर बहुमंजिली ढांचों में प्रयुक्त कंक्रीट का प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ अस्थायी संपत्ति का अधिकार दूसरे स्थानों की तरह नहीं होता। बस्तियाँ दादाओं की जन्मभूमि होती हैं, जो उन लोगों पर अपना बलात् अधिकार दिखाते हैं जो वहाँ रहते हैं। बस्ती क्षेत्र पर अधिकार प्राकृतिक रूप से दूसरे तरीके के गैर कानूनी धंधों, अपराध तथा भूमि संबंधी गैंग के अड्डे बन जाते हैं। नगरों में मनुष्य जहाँ कहाँ और कैसे रहेंगे, यह सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होता है। पूरे विश्व में नगरीय आवासीय क्षेत्र प्राय समूह तथा अधिकतर प्रजाति, निर्जातीयता, धर्म तथा अन्य कारकों द्वारा विभाजित होते हैं। इन पहचानों के बीच तनाव के प्रमुख परिणाम पृथकीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी उजागर होते हैं। जैसे भारत में विभिन्न धर्मों के बीच सांप्रदायिक तनाव विशेषकर हिंदुओं तथा मुसलमानों में देखा जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय में बदल गए। सांप्रदायिक दंगों को एक विशिष्ट देशिक रूप दे देते हैं, जो बस्तीकरण की नवीन प्रक्रिया घैटोआइजेशन को और बढ़ाते हैं। भारत के कई शहरों में ऐसा हुआ है। हाल ही में 2002 में दंगों के दौरान गुजरात में देखा गया। पूरे विश्व में व्याप्त गेटेड समुदाय जैसे वृत्त भारतीय शहरों में भी देखी जा सकती है। इसका अर्थ यह है कि एक समृद्ध प्रतिवेशी पड़ोसी का निर्माण, जो अपने प्रवेश से दीवारों तथा प्रवेश द्वारों से अलग होता है, जहाँ प्रवेश तथा निकास नियंत्रित होता है। अधिकांश ऐसे समुदायों की अपनी समानांतर नागरिक सुविधाएं हैं, जैसे पानी और बिजली सप्लाई, पुलिस तथा सुरक्षा भी होती है। क्रियाकलाप, क्या आपने अपने कस्बे अथवा नगर में इस प्रकार के ग्रेटेड समुदाय को देखा सुना है अथवा कभी उनके घर गए हैं? बड़ों से इस समुदाय के बारे में पता कीजिए। चार दीवारी तथा गेट कब बने? क्या इसका विरोध किया गया? यदि हाँ, तो किसके द्वारा? ऐसे स्थानों पर रहने वाले लोगों के पास कौन से कारण हैं? आपकी समझ से शहरी समाज तथा प्रतिवेशी पर इसका क्या असर पड़ेगा? आवासीय प्रतिमान नगरीय अर्थव्यवस्था से निर्णायक रूप से जुड़े हैं। नगरीय परिवहन व्यवस्था प्रत्यक्ष तथा गंभीर रूप से आवासीय क्षेत्रों के सापेक्ष औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यस्थलों से प्रभावित हुई है। अगर ये दूर दराज स्थित होते हैं, जैसा कि अक्सर होता है, ऐसी स्थिति में बृहत जन परिवहन प्रणाली के निर्माण तथा उसके रखरखाव की आवश्यकता है। सफ़र करना जीवन की एक शैली हो जाती है तथा विच्छेदन का हमेशा के लिए जरिया बन जाता है। परिवहन व्यवस्था का नगर में काम करने वाले के जीवन की गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सड़क परिवहन पर भरोसा सरकार के बजाय निजी साधनों जैसे बस के अपेक्षा कार के प्रयोग से ट्रैफिक के जमाव तथा वाहन प्रदूषण की समस्या पैदा होती है। उपरोक्त चर्चा से यह होगा कि रहने के स्थान के आवंटन जैसा सरल मुद्दा वास्तव में बेहद जटिल तथा नगरीय समाज के बहुआयामी पक्ष को दर्शाता है। प्रतिदिन लंबी दूरी का सफर तय करने वाले लोग एक प्रभावशाली राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र बन जाते हैं तथा कई बार बृहद उपसंस्कृति को बढ़ावा देते हैं। जैसे मुंबई की उपनगरीय ट्रेन, जो लोकल के नाम से लोकप्रिय है, में सफ़र करने वालों के बीच संबंध अनौपचारिक रूप ले लेते हैं। ट्रेन सामूहिक क्रियाकलापों में भजन गाना, त्यौहार मनाना, सब्जी काटना, ताश तथा बोर्ड खेलना, टूर्नामेंट भी शामिल हैं अथवा सामान्यतः समाजीकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक परिवर्तन के रूप में तथा तत्व के स्थान को केंद्रीय प्रश्न के संदर्भ में बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। परिवर्तन का एक प्रत्यक्ष व प्रचलित तत्व किसी विशेष प्रतिवेशी तथा स्थान द्वारा उच्चता तथा निम्नता का अनुभव है। पूरे विश्व में नगरीय केंद्र अथवा मूल नगर
का केंद्रीय क्षेत्र के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया। नगर के शक्ति केंद्र 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक बने रहने के पश्चात नगरीय केंद्र का पतन 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक हुआ। यह उपनगर के विकास का समय भी था, क्योंकि कई विभिन्न कारणों से संपन्न वर्ग ने नगरों के अंदरूनी भाग से पलायन किया था। आज पश्चिम के अधिकांश देशों में नगरीय केंद्रों का पुनरुत्थान हो रहा है। यह सामुदायिक जीवन को पुनः प्रारंभ करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इससे संबंधित घटना भद्रीकरण से है, जो प्रतिवेश के पूर्ववत निम्न वर्ग का माध्यम अथवा उच्च वर्ग के परिवर्तित स्वरूप को इंगित करता है। जैसे जैसे भूमि की कीमतों में वृद्धि हुई, यह उद्यमियों के लिए अधिक लाभदायक साबित हुआ। उन्होंने इस परिवर्तन को प्रभावित करने का प्रयत्न किया। किसी बिंदु पर प्रचार संतुष्टि देने वाला होता है, क्योंकि जैसे किराए की दर बढ़ती है तथा उपबस्ती ने एक न्यूनतम निर्णायक व्यापार तथा निवासी का रूप अपना लिया, परंतु कभी कभी यह कोशिश बेकार हो जाती है, जिससे प्रतिवेश का स्तर गिर जाता है तथा वह अपनी पुरानी स्थिति में आ जाता है। क्या आपने अपने पड़ोस में भद्रीकरण देखा है? क्या आप इस तरह की घटना से परिचित हैं? पहले उपबस्ती कैसी थी, जब यह घटित हुआ पता कीजिए। किस रूप में परिवर्तन आया? विभिन्न सामाजिक समूहों को इसने कैसे प्रभावित किया है? किससे फायदा तथा किससे नुकसान हुआ? इस प्रकार के परिवर्तन का निर्णय कौन लेता है? क्या इस पर मतदान होता है अथवा किसी प्रकार की चर्चा होती है? जन परिवहन के साधनों में परिवर्तन नगरों में सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं। समर्थ, कार्यकुशल तथा सुरक्षित जन परिवहन शहरी जीवन में भारी परिवर्तन लाते हैं तथा नगर की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने के साथ ही साथ उसके सामाजिक रूप को भी आकार प्रदान करते हैं। कई विद्वानों ने जन परिवहन पर आधारित नगर जैसे लंदन अथवा न्यूयॉर्क तथा वे नगर जो निजी परिवहन पर मुख्यतः निर्भर करते हैं, जैसे लॉस एंजिल के अंतर पर काफ़ी कुछ लिखा है। यह देखा जाना जरूरी बाकी है कि उदाहरण के लिए दिल्ली की नई मेट्रो रेल इस शहर के सामाजिक जीवन में कितना परिवर्तन ला रही है। परंतु मुख्य मुद्दा जो नगरों के सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, वह है तीव्र गति से नगरीकरण की ओर अग्रसित भारत जैसे देश, जहाँ जो ध्यान देने की बात होगी कि यह कि नगर जनसंख्या में लगातार वृद्धि के आगे किस तरह से टिक सकेंगे, विशेष तौर पर जब प्रवासियों द्वारा यहाँ की जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि सघन हो रही है। कुछ शब्दावली हैं जिन्हें विद्यार्थी बखूबी समझेंगे, जैसे सीमा शुल्क, आयात कर, किसी देश में वस्तुओं के आने और जाने पर लगाए जाने वाला कर, इससे वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है और इसकी तुलना में स्व उत्पादित वस्तुओं की इससे उपयोगिता कम हो जाती है। प्रभुत्व जातियाँ, इन शब्दों को देश का श्रेय एम.एन. श्रीनिवास को जाता है। इसमें वे जमींदार बिचौली जातियाँ आती जो संख्या में अधिक होने के कारण अपने क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुता संपन्न होती है। संरक्षित समुदाय, नगरीय क्षेत्रों में सामान्यतः उच्च अथवा संपन्न वर्ग अपने चारों ओर एक घेराबंदी कर लेते हैं, जिससे आने जाने पर नियंत्रण रखा जा सके। भद्रीकरण, जेंट्रिफिकेशन, इस शब्द का प्रयोग निम्न वर्ग नगर प्रतिवेश का मध्यम अथवा उच्च वर्ग के प्रतिवेश में बदल जाने के लिए किया जाता है। घैटोकरण, सामान्यतः यह शब्द मध्य यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता है। आज के संदर्भ में यह विशिष्ट धर्म, निर्जात, जात या समान पहचान वाले लोगों के साथ रहने को इंगित करता है। घैटोकरण की प्रक्रिया में मिश्रित विशेषताओं वाले पड़ोस के स्थान पर एक समुदाय पड़ोस में बदलाव का होना है। वैधता, वैधानिक बनाने की प्रक्रिया अथवा किसी आधार पर किसी वस्तु को वैध मानना, जैसे संगत, सही, न्यायिक, ठीक इत्यादि। समूह संक्रमण, मास ट्रांजिट, शहरों में आवागमन का साधन जिसमें बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। जन परिवहन, तीव्र गति से चलने वाले परिवहन के साधन जिससे लोग अधिक संख्या में सफर कर सकें। आप देखें, इस प्रकार से अभ्यास के लिए बच्चों के लिए जो विविध प्रश्न हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए, प्रतिभागियों के लिए, क्या आप इस घटना से सहमत है कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन मनुष्य के इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन घटना है? अपने उत्तर के कारण दें। सामाजिक परिवर्तन को अन्य परिवर्तनों से किस प्रकार अलग किया जा सकता है?
संरचनात्मक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? पुस्तक से अलग उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण संबंधी कुछ सामाजिक परिवर्तनों के बारे में बताइए। वे कौन से परिवर्तन हैं जो तकनीक तथा अर्थव्यवस्था द्वारा लाए गए हैं? सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है तथा इसे कैसे बनाया जा सकता है? सत्ता क्या है तथा यह प्रभुता तथा कानून से कैसे संबंधित है? गांव, कस्बा तथा नगर एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था की कुछ विशेषता क्या है? नगरीय क्षेत्रों की सामाजिक व्यवस्था के सामने कौन सी चुनौतियां हैं? ये अभ्यास के प्रश्न हैं और इसके साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं या कक्षा 11 समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, वे चाहें तो इन संदर्भित ग्रंथों से भी और विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देख लें संदर्भित ग्रंथ कौन कौन से हैं। और इसी के साथ अध्याय 2 समाजशास्त्र कक्षा 11 ग्रामीण तथा नगरीय समाज में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक व्यवस्था का यह चैप्टर पूर्ण होता है।